हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड योर मेंटर जय नहटा। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राइट, एज आई हैड प्रॉमिस्ड कि हम इस क्लास में एक नया टॉपिक लेंगे और हमारे जो चैप्टर्स हैं, बुक के चैप्टर्स, उसमें से एक लेंगे। सो लेट्स बिगिन विद विस्टास। राइट, फ्लेमिंगो के हम 2-3 चैप्टर्स कर चुके हैं। राइट, इनफैक्ट 2 पोइट्रीज कर चुके हैं और हम पोइट्रीज कर चुके हैं और हम कुछ स्टोरीज भी कर चुके हैं फ्लेमिंगो से। नाउ लेट्स बिगिन विद विस्टास। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सर, आई एम गुड। आयुष, थैंक यू वेरी मच बेटा। आई एम ग्रेट। हाउ आर यू? ओके, फटाफट जुड़िए, फटाफट जुड़िए। गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग। तो हम आज इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन 2 लेक्चर्स। इन द फर्स्ट वन वी विल लुक एट 1 पार्ट ऑफ इट। ये एक ही पार्ट में है, हमने इसे 2 पार्ट में विद एक्सप्लेनेशन डिवाइड कर रखा है। तो जो सेकंड क्लास होगी वो भी इसी पे बेस्ड होगी और उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। कुछ पार्ट एक्सप्लेनेशन का भी इसी में, इसका उसमें हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। राइट, फटाफट जुड़िए, फटाफट जुड़िए सो दैट वी कैन बिगिन। और हम स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। राइट, हाय, हेलो एवरीवन। हाना, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ईशा, गुड। नमस्ते मृदुल जी, नमस्ते। एग्जैक्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या बात। अंकिता सिंह, एग्जैक्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, सो इज इट फॉर मी, इज इट फॉर यू? चलिए, जो भी है। तो हम जब भी किसी चीज को, जब भी किसी सपने को साकार करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके लिए ख्वाब देखना बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। डेडिकेशन चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए। राइट, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंस जिसे कहते हैं, वो चाहिए। और इन सब चीजों के साथ एक चीज और ऐड कर लीजिएगा आप लोग। राइट, नमस्ते वंशिका। राइट, आपको क्या ऐड करना है? जहां आपकी स्टडी टेबल है, अपनी स्टडी टेबल के आगे इंश्योर कीजिएगा कि वो एक दीवार से सटी हुई हो। उसके आगे एक दीवार होनी चाहिए और उस दीवार पे आपका जो टारगेट है, आप आगे चल के आईआईटीएन बनना चाहते हैं, आप हार्वर्ड में पढ़ना चाहते हैं, आप कैम्ब्रिज में पढ़ना चाहते हैं, आप कहीं भी पढ़ना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, उस स्टडी टेबल के आगे जो दीवार है सामने, वहां अपना नाम और नीचे वो डिग्री, वो डिजिग्नेशन लिख लीजिए। राइट, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, बिलीव मी कि आप बन के रहेंगे वो चीज। क्योंकि जब आपकी आंखों के सामने, जितनी बार वहां स्टडी टेबल पे बैठोगे, आपकी आंखों के सामने वो टारगेट दिखेगा आपको, वो लक्ष्य दिखेगा आपको, और वो आपको हेल्प करेगा उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास करने में। और जब हम कंसिस्टेंटली प्रयास करते रहेंगे तो हम उस ख्वाब को हर हाल में हासिल करके रहेंगे। राइट, एंड दैट इज माय ऑनेस्ट प्रॉमिस टू यू पीपल। सो इंश्योर, सबसे पहली बात, आप में से अगर कोई ऐसा है
आप में से अगर कोई ऐसा है जो अभी भी स्टडी टेबल पे नहीं बैठता, आराम से काउच पे बैठ के, सोफा पे बैठ के, बेड पे लेट के पढ़ते हैं, तो भैया छोड़ दो ये आदत, छोड़ दो ये आदत, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आए बगैर आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते बेटा। आप चाहे इस बात को सीरियसली लें चाहे ना लें, बट दैट इज अ फैक्ट। Unless you come out of your comfort zone, you are not going to achieve what you are dreaming to be. You cannot become what you are dreaming to be, what you are aspiring to be. So you have to leave that comfort zone. Okay? कंदराओं में जाने के लिए, हिमालय पे जाने के लिए कोई नहीं कह रहा है यार आपको, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके पढ़िए। ओके? कंफर्ट जोन से बाहर आके जब आप कोई काम करेंगे तो 100% डेडिकेशन के साथ, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप काम करेंगे, और आपका जो, आपकी जो एकाग्रता होगी वो सधी हुई होगी, एंड देन यू विल अचीव व्हाट you are targeting for. All right, with that note, on a positive note, that you will inculcate this thing in your mind and you will do this little bit of change today onwards, कि अपनी स्टडी टेबल के आगे अपना नाम एक पर्ची पे और नीचे जो भी आप बनना चाहते हैं वो जरूर से लिख के चिपका लें उसे दीवार पे। जितनी बार पढ़ने बैठोगे ना बेटा, वो टारगेट दिखेगा और आप भटकना बंद कर दोगे। That's my honest promise to you, right? All the best. Let's begin. So I'm quite nervous for term 1. Do not be, Shagun. Beta, this is not the test of your life. Okay? This is not the test of your life. No paper is bigger or more, is not stronger than your willpower. Believe me. आपके willpower, आपके जज्बे, आपके जुनून, आपके पैशन से बड़ा इस दुनिया में कोई पेपर नहीं है, इस दुनिया में कोई परीक्षा नहीं है यार। तो उसको जितना बड़ा रखोगे, आपको सारे पेपर, सारे टर्म 1, टर्म 2, सारे बोर्ड, सारे है ना आईआईटी वगैरह सब कुछ आपको छोटे लगेंगे। आपका मनोबल बड़ा होना चाहिए बेटा। शगुन, प्लीज बक अप, ओके, एंड चीयर अप। टर्म 1 is not going to be a big deal, all right, believe me. So let's begin the third level. थर्ड लेवल एक ऐसी स्टोरी है जहां हमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह इंसान आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इतना ओवर स्ट्रेस्ड हो गया है, इतना ज्यादा वो अपने आप को है ना मुश्किल हालातों में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, इतना एक तरफा होकर भाग रहा है कि उसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उसको इंफीरियरिटी फील हो रही है, उसको टेंशन हो रही है, उसको अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में पता नहीं चल रहा है और वो एस्केप करना चाहता है, इन चीजों से बच के भागना चाहता है, पर भाग नहीं पा रहा है, राइट। और भाग न पाने के कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। उसे हेलुसिनेशन होने लग जाता है, राइट। हेलुसिनेशन क्या होता है? हमारी इमेजिनेशन हमें बहुत कुछ दिखाने लग जाती है। इफ वी डू नॉट कंट्रोल आवर ब्रेन इज फॉर श्योर गोइंग टू कंट्रोल अस and it will make us do whatever our brain wants us to do, और वो बड़ी खतरनाक परिस्थिति हो जाती है, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है। हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, तो ये तब होता है जब हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल करने लग जाता है। अगर हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकें तो फिर हम दुनिया फतेह कर सकते हैं। लेकिन आज का जो आधुनिक इंसान है, जो मॉडर्न मैन है, वो इन चीजों से भाग नहीं पा रहा है, टेंशन से, स्ट्रेस से, these things are pulling him apart, okay? So the pulls and pressures of life are taking the better out of human beings in today's modern world, okay? So बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे हम the worries, the tensions, the stress, the pressure of performance। आप लोग भी महसूस करते होंगे, राइट, कि परफॉर्म करना है, इस टेस्ट में नहीं, अगले टेस्ट में और अगले टेस्ट में। एक टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म कर लिया तो फिर प्रेशर रहेगा अगले टेस्ट में और भी आपको मेंटेन करके रखना है, नहीं कर पाए तो अगले टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म करने का चैलेंज आपके सामने है, राइट। एक टेस्ट में अच्छा कर लिया तो वैसे ही सारे टेस्ट में अच्छा करने का आप पे प्रेशर बनता जाता है, नॉट ओनली फ्रॉम द फैमिली बट ऑल्सो फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम your peers, and you yourself want to challenge and outshine yourself, ठीक है। तो ये प्रेशर दुनिया में हर एक लेवल पे है, हर एक फील्ड में है, और हम इसके कारण क्या करना चाहते हैं? रियलिटी से भागना चाहते हैं। हम सोचते हैं एस्केप मोड कोई ऑन कर दे और हम एक कोई ऐसी है ना, एक कोई बहुत ही सीक्रेट सी ऐसी टनल हो लाइफ में जहां हम इन चीजों से बच के भाग सकें। ये जंजाल है, इससे बच के भागना है बॉस,
है ना, सुकून तब मिलता है जब हम, है ना, जब हम इन चीजों से दूर होते हैं। इमेजिन वेकेशंस पे जब जाते हो किसी समुद्र के किनारे, सी बीच पे फैमिली के साथ बैठ के आराम से लहरों को देखते रहते हो, उस वक्त फोन स्विच ऑफ होता है, कोई टेंशन नहीं कहां से कौन सा फोन आया कौन सा फोन नहीं आया, बस आप अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हो। इमेजिन दैट ब्लिसफुल टाइम। तो वैसा कोई एस्केप मोड लाइफ में अपने आप ऐसा होना चाहिए कि हम वहां से भाग सकें, लेकिन भागना एक सोल्यूशन नहीं है, है ना। सो व्हाट हैपेंस इज, हम चीजों में, है ना, अलग अलग चीजों में अपना रिफ्यूज ढूंढते हैं, है ना। रिफ्यूज क्या होता है, हम शरण लेने की कोशिश करते हैं, हम शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं, राइट। हम सच्चाई से भागने के लिए कभी हम म्यूजिक अपना लेते हैं, ठीक है, कि भाई हम म्यूजिक में अपना, है ना, अपने आप को रिजुवनेट कर रहे हैं, अपने आप को, है ना, हम अपने आप को रिक्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सच्चाई से भागना एक सोल्यूशन नहीं है, इन चीजों को अपनाना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ते रहना एक अलग बात हो जाती है। और जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर में आने लग जाते हैं, इन चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हमें हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें देखने लग जाते हैं जो वास्तव में हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट इज व्हेन वी नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। पुराने जमाने में ये सारी चीजें नहीं होती थी, पीसफुल, राइट, सिंप्लिसिटी, ये सारी चीजें, मतलब ट्रैंक्विलिटी होती थी लाइफ में, टेंशन नहीं होती थी, फैमिलीज, फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ हम बैठते थे, समय बिताते थे। वी वर मोर सोशल बीइंग्स, ओके, हम ज्यादा, है ना, सोशल इंटरेक्शन करते थे। पुराने जमाने में साइकियाट्रिस्ट इसलिए नहीं होते थे बेटा, क्योंकि हम फैमिली के साथ बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया करते थे, शेयर कर लिया करते थे, मन हल्का हो जाता था। बट देन नाउ सिंस वी आर गेटिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली मोड, either we do not have people who will listen to our problems, or we do not want to approach them to share our problems। हम इतने ज्यादा स्वाभिमानी, सो कोल्ड स्वाभिमानी हो गए हैं, है ना, अपना अहम, अपना ईगो इतना ज्यादा हो गया है, मैं क्यों तुझे बताऊं, मैं क्यों अपनी कमजोरी तुझे दिखाऊं। लेकिन इस चीज के कारण बेटा हो ये रहा है कि हम बहुत ज्यादा अलूफ होते जा रहे हैं। अलूफ किससे? अपने आप से, अपनों से, दोस्तों से, है ना। कितने ऐसे लोग हैं हम में से जो कि सोशल मीडिया के आने के बावजूद फ्रेंड से मिलते रहते हैं, है ना, उनसे, और सोशल मीडिया से ज्यादा हम, है ना, इन पर्सन फ्रेंड से मिलते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं, बहुत कम होता जा रहा है ना। ऐसे लोगों की परसेंटेज कम होती जा रही है। हम दोस्तों को हाय हेलो करते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, है ना, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे, हम यहां से जुड़ के अपने दोस्तों के साथ समय बिताते रहते हैं, है ना। हम एक वर्चुअल लाइफ में ज्यादा खुश हैं, और ये वर्चुअल लाइफ, है ना, इस वर्चुअल लाइफ का जब बुलबुला ये फूटता है तो हम खाली हाथ रह जाते हैं। दैट इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। तो पुराना जो है ना, पुराने जमाने में लोग बहुत लंबा इसीलिए जिया करते थे क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री रहते थे, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं होती थी, एक दूसरे से बतिया के, टाइम स्पेंड करके वो अपनी लाइफ को सिंपल और हैप्पी, पीसफुल बना के रखते थे। लेट्स लुक एट वेरी क्विकली, लेट्स लुक एट द ऑथर ऑफ द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड and we are going to look deeply into. So Jack Finney was a great writer. He was US citizen, okay. पूरा नाम वॉल्टर ब्राडन जैक फिनी था, और गांधी जी के जन्मदिन के साथ इनका जन्मदिन हम शेयर करते हैं, और नेहरू जी के जन्मदिन वाले दिन इनकी हम जयंती मनाते हैं, ठीक है। हम इनका स्वर्गवास, है ना, 14 नवंबर को हुआ और जन्मे थे 2 अक्टूबर को। अमेरिकन ऑथर थे, बेसिकली थ्रिलर्स ज्यादा लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी बहुत लिखी है, ठीक है। थ्रिलर्स और सस्पेंस वाले जो नॉवेल्स वगैरह होते हैं वो बहुत इन्होंने लिखे हैं। बेस्ट नोन फॉर साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स, एंड बेस्ट नोन वर्क था इनका 1970 में, इनको बहुत बड़ी रिकग्निशन मिली जब टाइम एंड अगेन, है ना, रिलीज हुआ इनका नॉवल जो था, और उसमें उन्होंने पहली बार टाइम ट्रैवल के बारे में लिखा था। फैसिनेटिंग वर्ल्ड। 1970 में टाइम ट्रैवल पे, है ना, बहुत ज्यादा वर्क कुछ हुआ नहीं था, ज्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब लिखा गया तो बहुत फेम मिली इनको, राइट। लेट्स लुक एट द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन आवर स्टोरी। द फर्स्ट वन इज चार्ली, ओके। चार्ली चैपलिन नहीं है, चार्ली एक बहुत ही सिंपल सा यंग मैन है, 31 साल का इंसान है, ठीक है, और
बहुत सेंसिटिव, राइट, ही इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इमेजिनेटिव पर्सन, ओके। लेकिन शिकार बन जाता है, किस चीज का शिकार सर? ही इज अ विक्टिम ऑफ द एवर बर्जनिंग प्रेशर ऑफ लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एवर बर्जनिंग, बर्जनिंग का मतलब क्या होता है? एवर ग्रोइंग। बर्जनिंग का मतलब होता है बेटा एवर ग्रोइंग, ओके। सो एवर बर्जनिंग का मतलब एवर ग्रोइंग। ये बर्जनिंग वर्ड है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन भी समझ लीजिएगा, इट इज बर्जनिंग, ओके। सो इट इज एवर ग्रोइंग, दिस इज एवर ग्रोइंग। तो बढ़ते हुए है ना, लाइफ के बढ़ते हुए प्रेशर से कोप करना है ना, इसके लिए आसान नहीं होता और ये उसका शिकार बन जाता है। देन ही वांट्स टू रन अवे, राइट, ही वांट्स टू अवॉइड फेसिंग दोज सिचुएशंस ऑफ द रियल लाइफ, the harsh realities of life. He does not want to come to terms with them. उनसे है ना वो नजरें नहीं मिलाना चाहता उन परिस्थितियों से, right? Of course, he is a very loving husband, cares for his wife, okay? And then we see that कोई बहुत ज्यादा है ना उलझा हुआ इंसान नहीं है ये, ठीक है। उसकी बहुत बड़ी एक हॉबी होती है, एक पैशन होता है। ही इज एन आर्डेंट स्टैम्प कलेक्टर, स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, ठीक है। एंड he yearns to be back in the yesteryears. yesteryears का मतलब क्या होता है? बीते हुए वर्ष, ठीक है। बीते हुए वर्ष, yesterday कल, और बीते हुए yesteryears यानी पिछले जो बीते हुए साल थे, बीता हुआ जो समय था, ठीक है, जब बहुत ही नाइव और बहुत ही सिंपल हुआ करती थी लाइफ। इसका मतलब नाइव का मतलब होता है वेरी इनोसेंट, ओके, वेरी सिंपल जिसे कहते हैं, ठीक है, छल कपट रहित, जिसमें कोई छल कपट ना हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लाइफ हुआ करती थी, ज्यादा हो हल्ला, ज्यादा हलचल, ज्यादा पैसे की मारामार, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती थी लाइफ में, राइट। ही इमेजिन्स, ओके वेट, बिफोर ही इमेजिन्स लेट अस रिमूव अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट आई हैव written here so that the matter is clear. Yes, so he imagines to be on the third level, okay, third level, and is third level कौन सा है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जिसपे दो है ना लेवल्स है। वो थर्ड लेवल पे पहुंचने का है ना इमेजिनेशन करने लग जाता है और वो प्रूफ देने की कोशिश करता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं वास्तव में थर्ड लेवल पे पहुंच गया था। लेकिन हकीकत ये होती है कि थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन वो कहता है मैं थर्ड लेवल पे पहुंचा था और मैं टाइम ट्रैवल करके है ना उस पुराने जमाने में 1890 के दशक में चला गया था मैं, राइट। सो ही इज फैसिनेटेड बाय द पॉसिबिलिटी दैट इट कुड टेक हिम टू द गुड ओल्ड डेज, बट ही इज नॉट एबल टू फाइंड इट in the coming efforts that he makes to go there. He is a perfect example of modern man, full of insecurities, worries, tensions, and who is desperately wanting to run away from the realities of life. देखो आजकल के जिंदगी में है ना, हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भरे हुए हैं। हमारी लाइफ में बहुत अर्ली है ना, छोटे बच्चे भी क्या होने लग गए हैं? छोटे बच्चे भी क्या करने लगे हैं? टेंशन लेने लग गए हैं, राइट। आजकल देखते हैं छोटे छोटे स्टूडेंट्स भी ये कहने लगे हैं, सर हमारा तो हेडेक होने लग गया है पढ़ाई के प्रेशर से, सर हमें तो एग्जाम फोबिया, माय गॉड, सच अ ह्यूज वर्ड फॉर सच अ यंग किड। एग्जाम फोबिया हो गया है सर, मुझे एग्जाम से डर लगने लग गया है सर मुझे। ना कम ऑन, गिव योरसेल्फ सम लाइफ यार। इतनी छोटी उम्र में हेडेक कैसे हो सकता है? अनलेस यू आर रियली सिक और इल, ओके, किसी डिजीज से बुखार आ जाए, सिर दुखने लग जाए, अलग बात है यार। आप टेंशन लेके हेडेक लेने लग गए हो, आप एग्जाम फोबिया जैसी चीज आपको रियलाइज होने लग गई है इतनी कम उम्र में। दिस इज एक्चुअली एन इंडिकेशन दैट एज अ सोशल बीइंग वी आर गेटिंग लेफ्ट अलोन, ओके, हम अलग होते जा रहे हैं। पीयर प्रेशर हो गया बेटा, दोस्तों का है ना, आपके साथियों का प्रेशर कि भाई ये परफॉर्म कर रहा है, मुझे भी परफॉर्म करना पड़ेगा, ये जो कर रहा है वो मुझे भी करना पड़ेगा, पड़ोस वाले शर्मा जी का लड़का जो कर रहा है वो मुझे भी करना पड़ेगा, शर्मा जी क्या कहेंगे फिर मेरे पापा को। ये हो गया पीयर प्रेशर, राइट। एग्जाम फोबिया एग्जाम फोबिया, बच्चे, छोटे बच्चे है ना, चौथी पांचवी के बच्चे कहते हैं, सर मेरे पड़ोस में एक ना बच्चा रहता है, तो वो 5th स्टैंडर्ड में एक दिन आके बोला कि अंकल एग्जाम फोबिया हो गया मुझे। एंड आई वाज लाइक व्हाट? खेलने कूदने की उम्र है भाई तेरी,
खेल कूद बिंदास, मार्क्स आए ना आए इतनी टेंशन मत ले भाई, आगे जिंदगी और टेंशन से भरी हुई। कहता एग्जाम फोबिया, एंड आई वाज शॉक्ड, I was shattered and shocked. What the hell did he say? एग्जाम फोबिया हो गया अंकल मुझे। मैं कहा हाय भाई, खत्म है लाइफ यार। स्टैंप कलेक्टर, बेटा स्टैंप कलेक्टर को एलैबोरेट बाद में करेंगे विवेक कुमार, बाद में कर लेंगे। स्टैंप कलेक्टर होता है जो स्टैंप्स कलेक्ट करता है, हॉबी होती है वो, स्टैंप कलेक्ट करने की एक हॉबी होती है, फिलैटली कहते हैं उसे, ठीक है, फिलैटलिस्ट कहते हैं ऐसे लोगों को, स्टैंप या कॉइन्स वगैरह जो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इनका बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है जो है ना, एक कम्युनिटी है इनकी, स्टैंप कलेक्ट करना, पुराने सिक्के कलेक्ट करना, करेंसी नोट्स है ना वो करना। सेकंड जो कैरेक्टर हम देखेंगे वो है सैम का। सैम चार्ली का फ्रेंड है, ये हमारा जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, उसका फ्रेंड है, ठीक है। और उसकी बातें है ना वो शेयर करता है, बहुत बातें उससे बताते हैं, वो एक दूसरे से करते हैं, ठीक है। बाय प्रोफेशन वो साइकेट्रिस्ट है, लेकिन ये बात हमें एंड में है ना पता चलेगी कि सैम साइकेट्रिस्ट है। टिपिकल सिटी बॉय है ना, सिटी में, सिटी की हलचल में पला बड़ा है ना, और अपने प्रोफेशन में आया है। एंड ही यर्न्स टू बी लीडिंग अ सिंपल लाइफ, रस्टिक लाइफ है ना, ग्रामीण जीवन जीने के लिए बहुत तड़प रहा होता है। कॉल्स चार्लीज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द थर्ड लेवल अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। जब बताता है चार्ली, इसे बताता है कि भाई मैंने थर्ड लेवल पे जाके कुछ एक्सपीरियंस किया, तो बोलता है ये तेरा दिन में देखा हुआ ख्वाब है ना, तू अपनी इच्छाएं जागती हुई आंखों से है ना सपने देखने के बराबर है, अपनी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, यानी तू जो लाइफ से भागने की कोशिश कर रहा है उसके लिए एक बहाना बना रहा है कि मैं थर्ड लेवल पे चला गया। तुझे वास्तव में शांति चाहिए और तू है ना इन बातों से अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड लेवल जैसी कोई चीज है नहीं। कॉल्स चार्लीज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन एज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। रिफ्यूज यानी शरण, टेम्पररी रिफ्यूज। वो कहता है तू जो स्टैम्प कलेक्ट करता है ना, तो तू स्टैम्प कलेक्शन के बहाने अपना समय जो तुझे लाइफ की डिफिकल्टीज को फेस करने में बिताना चाहिए, तू वो नहीं करता है। स्टैम्प कलेक्शन के बहाने तू क्या करता है, तू सोचता है मैं लाइफ से हटके, लाइफ से छुट्टी लेके है ना, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट करके मैं स्टैम्प कलेक्शन में लग जाता हूं, ताकि जीवन की जो दुविधाएं हैं, जीवन की जो है ना जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरे सामने आएंगी ही नहीं, क्योंकि मैं तो यहां बिजी रहूंगा, स्टैम्प कलेक्शन में बिजी रहूंगा, तो मुझे लाइफ परेशान करेगी नहीं। तो वो कहता है ये भी तेरा स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी जो है वो भी एक एस्केप मोड है। बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं ये, हॉबीज आपको रिक्रिएट करती हैं। वो कहता है ना ये भी तेरे लिए एक एस्केप मोड है। ही डज नॉट बिलीव इन मिक्सिंग अप हिज प्रोफेशन विद हिज फ्रेंडशिप। हाँ, फ्रेंडशिप और अपने प्रोफेशन को मिक्स नहीं करता। सैम चार्ली को जब कंसल्ट कर रहा होता है, उसको है ना काउंसल कर रहा होता है, तब वो एक दोस्त की तरह नहीं, एक साइकेट्रिस्ट की तरह ही उसका है ना इलाज करता है। एक साइकेट्रिस्ट की तरह उसको है ना सजेशंस देता है, उसको एडवाइस देता है। ये नहीं कि तू मेरा दोस्त है तो मैं इमोशनली है ना आई विल बी ड्रिवन अवे एंड आई विल सजेस्ट यू टू डू व्हाटएवर यू वांट टू। नो, एज अ साइकेट्रिस्ट उसको बताना चाहिए वो वही चीजें उसे बताता है, क्योंकि उस वक्त वो एक साइकेट्रिस्ट है। सैम एक साइकेट्रिस्ट है, चार्ली का फ्रेंड नहीं है। तो वो चार्ली को, जब चार्ली अपनी बातें उसको बताता है, तो वो एज अ फ्रेंड नहीं उसको ट्रीट करता, वो उसे एक पेशेंट के रूप में ही ट्रीट करता है। ही इज फैसिनेटेड बाय चार्लीज डिस्क्रिप्शन ऑफ गेल्सबर्ग इलिनॉय। इसका प्रोनाउंसिएशन इलिनॉय होगा, इलिनॉइस नहीं है, इलिनॉय है, ठीक है। सो गेल्सबर्ग इलिनॉय इज अ प्लेस इन अमेरिका। तो इलिनॉय, गेल्सबर्ग इलिनॉय एक ग्रामीण है ना इलाका है, और चार्ली गेल्सबर्ग का ही है, उसके पूर्वज, उसके पुरखे गेल्सबर्ग से थे। अब वो क्या करता है कि वो कहता है, उसको वो बचपन से बताता आ रहा था कि भाई मैं वहां पला बड़ा, मैंने ऐसे है ना गांव के शांत माहौल में है ना मैंने अपनी जिंदगी बिताई है, इतना अच्छा होता है वहां पे, ये वो शांति, पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ शुद्ध है ना, ताजा हवा पानी सब कुछ, पक्षियों के चहचहाने की आवाज है ना, सुकून भरी जिंदगी। ये बातें सुन के सैम फैसिनेटेड हो जाता है ना, अट्रैक्टेड हो जाता है कि यार क्या लाइफ है, यार क्या लाइफ है ना। और इस सिटी में तो सिर्फ किचकिच है, भाग दौड़ है। मैं भी कभी इलिनॉय चला जाता हूं है ना, गेल्सबर्ग चला जाता हूं, और वहां पे बहुत अच्छा ग्रामीण इलाका है ना, सब कुछ वहां पे। वो चाहता है कि एक है ना हे फीड और ग्रेन का है ना बिजनेस शुरू कर लेगा, ये घास फूस वाला है ना बिजनेस जो है वो शुरू कर लेगा
है ना, और ये जो मवेशियों को, गाय भैंसों को जो चारा डाला जाता है उसका बिजनेस शुरू कर लेगा, आराम से अपनी जिंदगी बिताएगा। He is actually, ये इसलिए सोचता है because he is actually fed up of these pulls and pressures of the modern life and he yearns to live a peaceful countryside life. yearn का मतलब मन में बहुत, है ना, लंबे समय से किसी चीज को पाने की इच्छा, है ना, पाल के रखना। सो यू डेस्परेटली वॉन्ट टू, ठीक है, अ डेस्परेट डिजायर। और कंट्रीसाइड, कंट्रीसाइड का मतलब हो गया ग्रामीण, यानी कि गांव का, ठीक है। तो एक वो ग्रामीण जीवन बिताने की, क्योंकि सिंप्लिसिटी होती है इसीलिए वो ग्रामीण जीवन बिताने की कोशिश करता है। एवरीवन इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम। वी वांट ओल्ड गुरुकुल सिस्टम। माय गॉड अभिलाष, आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया है, बट देन अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट ब्रिंग अबाउट दिस चेंज, ड्रास्टिक चेंज ओवरनाइट। ओके, गुरुकुल प्रथा बहुत जबरदस्त हुआ करती थी, हालांकि उसको रिडंडेंट मानते हैं, उसको ऑब्सोलीट मानते हैं, बट दैट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। खैर, किसी समय ना फिर कभी, है ना, इस पे अपन बात करेंगे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द थीम, एस्केपिज्म। ओके, एस्केपिज्म इज द बिगेस्ट थीम। एस्केपिज्म क्या होता है सर? बच के भागना जीवन की सच्चाइयों से, ये सबसे बड़ी थीम है। ओके, सबसे बड़ी थीम है इस पूरी स्टोरी की। ऑलराइट, तो जीवन में जो जद्दोजहद है, जीवन में जो, है ना, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उससे बच के भागने की आजकल के युवा बहुत कोशिश करते हैं। चाहे युवा हो, चाहे, है ना, मिडिल एज लोग हो, बच्चे हो, हम कोई ना कोई जरिया ढूंढते रहते हैं। सो द पुल्स एंड प्रेशर्स ऑफ लाइफ फोर्स अ मैन टू टेक रिफ्यूज इन एक्टिविटीज दैट हेल्प हिम टू स्किप द स्ट्रेस ऑफ लाइफ। ऐसी एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व, कई बार गलत एक्टिविटीज हो जाती हैं, नशा करने लग जाते हैं स्ट्रेस से, है ना, फाइट करने के लिए, वो गलत है, ठीक है। ही सर्चेस अ लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस दैट वुड लीड हिम टू पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, है ना। वो हमेशा लाइफ में, आप, है ना, एक पॉइंट आता है, उसके बाद उसे पैसा नहीं चाहिए होता, उसे शोहरत नहीं चाहिए होती है, उसे शांति चाहिए होती है, मन की, है ना, चारों तरफ की, माहौल की, घर की शांति चाहिए होती है उसे चिक चिक नहीं चाहिए होती है कि हर दिन सुबह उठो, काम पे लगो, पैसा कमाओ, वापस आओ और देखो कि आपके पास, है ना, जिंदगी जीने का समय नहीं बचा। वो ये चीजें एक पॉइंट के बाद, इन चीजों से, है ना, वो बिल्कुल उथप जाता है, बिल्कुल वो फेडअप हो जाता है और फिर चाहता है कि उसे शांति मिल जाए कहीं से, जिंदगी उसकी, है ना, स्टेबल हो, है ना, फुल ऑफ पीस हो, ठीक है। एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, वरीड एंड टेंस्ड man looks for a different world with the hope to come across it someday. वो सोचता है कि एक पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा जिसमें मैं चला जाऊं, टाइम ट्रेवल कर लूं, या तो मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में चला जाऊं जहां मुझे इन चीजों से छुटकारा मिल जाए, शांति मिले। और यही चीज हमारे इस प्रोटैगनिस्ट के साथ, चार्ली के साथ होती है। वो एक पैरेलल वर्ल्ड में जाना चाहता है ना, वो टाइम ट्रैवल करके उस पुराने जमाने में चला जाता है, अभी के समय में, पुराने समय में, है ना, वो एग्जिस्ट करना चाहता है कि यहां से उसको कोई एक लिंक मिल जाए, एक टाइम ट्रैवल का टनल मिल जाए, जिसमें से होते हुए वो सीधा वहां पहुंच जाए, पुराने जमाने में जब आरामदायक जीवन हुआ करता था, ठीक है। और इंसान यही चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है। दिस ideal utopian world is termed by the author as the third level. Actually, ये जो perfect ideal world है, यूटोपियन वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें कमियां नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई लैक्यूना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ड्रॉबैक नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये परफेक्ट वर्ल्ड ही थर्ड लेवल, है ना, कहा गया है ऑथर के द्वारा। ओके, सो द थर्ड लेवल इज नथिंग बट the imagination of a perfect peaceful world which has no world wars, which has no chaos in life, which has no hectic schedules, which has no fights, no scuffles, nothing, absolutely peaceful enjoyment of life. That is what is tranquility का मतलब। प्रतिमा, tranquility का मतलब होता है बेटा शांति, okay, peacefulness, okay, अंकिता and प्रतिमा। सो पीसफुलनेस, ट्रैंक्विल यानी शांत, ओके। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, आपने सुना होगा, ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं। वो एक गन से ना, एक इंजेक्शन उनके शरीर में, है ना, इंसर्ट कर दिया जाता है। वो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? ट्रैंक्विलाइज करना यानी शांत करना, उसको शिथिल कर देना, ठीक है। ऑलराइट,
Let's look at the next points. The kind of chaotic state of affairs did not exist in the good old days. Chaotic यानी full of chaos, हलचल, हो हल्ला, ठीक है, हो हल्ला। हो हल्ला पता है ना क्या होता है? लाइफ का जो है ना, लाइफ की जो अनसिस्टमैटिक गाड़ी चल रही है, ठीक है, वो उस जमाने में नहीं होती थी, और वो बड़ा शांत और बहुत ही है ना सुनियोजित, वेल प्लान्ड टाइम हुआ करता था, ठीक है। लोग टाइम टू टाइम अपना काम करते थे और शाम को इतना टाइम निकाल भी लेते थे कि अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ बैठ के बतिया लेते थे, अपने परिवार के साथ समय बिताते थे, परिवार कुनबा साथ में बैठ के खाना खाता था, ठीक है। आजकल है ना, पापा ऑफिस जाने के लिए खाना अलग टाइम पे खा रहे हैं, मम्मी अलग टाइम पे खा रही हैं, बच्चे अलग टाइम पे खा रहे हैं, एंड दे एक्चुअली डू नॉट गेट टाइम टू सिट टुगेदर एंड टॉक व्हाट हैपेंड विद देम थ्रू आउट द डे। पता ही नहीं है। कई बार पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं तो बच्चों के लिए खाना पीना है ना नौकर बना देते हैं, उसमें कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन समय नहीं होता कि माँ बाप बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ बैठ के एक दूसरे से चीजें सुने, एक दूसरे को चीजें सुनाएं, अपनी वरीज को, बच्चे अपनी वरीज को अपने पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर करें। टाइम नहीं होता है। तो वो जो गुड ओल्ड है ना डेज वाला कॉन्सेप्ट है वो रिडंडेंट हो गया है, वो गायब हो गया है, डिसअपियर हो गया है, और उसकी वजह से बहुत सारा खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर सोसाइटी होती जा रही है हमारी, जो कि पहले जॉइंट फैमिलीज से है ना ब्लेस्ड हुआ करती थी, आजकल न्यूक्लियर होती जा रही है। बैक देन लाइफ वाज सिंपल एंड इजी टू लिव, लेस ऑफ वरीज, मोर ऑफ लीजर वाज द नोशन, है ना। स्ट्रेस कम और है ना मतलब एंजॉय करने का टाइम ज्यादा, है ना, तो वो ज्यादा हुआ करता था, और लोगों के पास अपने साथ अपने लिए है ना मतलब स्पेंड करने के लिए टाइम ज्यादा होता था। रनिंग आफ्टर वाइल्ड फैंसीफुल अनरियलिस्टिक आइडियाज वाज नॉट इन फैशन। हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, इतने क्रिएटिव हो जाएं, उतने क्रिएटिव हो जाएं कि इस चक्कर में हम फैमिलीज को भूल जाएं, फ्रेंड्स को भूल जाएं, अपनों को भूल जाएं, खुद को भूल जाएं। वो उस वक्त नहीं था, राइट। एंड देन द सटलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन माइंड इज इनएक्सप्लिकेबल भी एक थीम है। इंसान का दिमाग इतना पावरफुल है कि इतना पावरफुल और कॉम्प्लेक्स है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और हम सोच भी नहीं सकते कि इंसान क्या से क्या सोच सकता है, क्या क्या इमेजिन कर सकता है। इट इज सो पावरफुल, इट इज सो पोटेंट, इट इज सो strong, and it is so imaginative that we cannot ever imagine and delve into the depths of the power of the brain। ठीक है, हम समझ ही नहीं सकते। ये भी एक बहुत बड़ी थीम है इस स्टोरी की। समरी फटाफट हम देखते हैं। चार्ली नाम का एक बंदा होता है जो क्या करता है, अजीब सी चीज एक दिन उसके साथ बड़ी अजीब सी घटना घटती है, ठीक है। तो वो अपने काम से है ना, ये सबवे जो होता है, ठीक है, ये जो सबवे है, इस सबवे से मतलब स्टेशन होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होता है। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन से वो अपने घर जाने लगता है, क्योंकि रात को लेट हो जाता है और उसकी वाइफ अकेली थी। उसको लगता है कि भाई वो घबरा गई होगी कि मैं आज लेट क्यों हो गया हूं, इसलिए फटाफट काम फिनिश करके घर जाऊं। तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहां से वो क्या करता है कि सबवे वाली ट्रेन पकड़ता है, बस से ज्यादा जल्दी पहुंचने के लिए, राइट। और फिर क्या होता है कि हालांकि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो बताए कि तीसरा लेवल भी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। आप लोग मेट्रो में जाते होंगे, मेट्रो पे जो है दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, यस दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है? अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब हो गया बेटा कि जिसमें हस्बैंड, ठीक है, वाइफ और या तो एक ही बच्चा या बस दो बच्चे, बस बात खत्म। हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, ये हो गई न्यूक्लियर फैमिली। इसमें दादा दादी, चाचा चाची, है ना, ताऊ जी, ताई जी, इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये हो गई न्यूक्लियर फैमिली। सपोज अब ये दो बच्चे हैं, ये दो बड़े हो गए, ठीक है, दोनों भाई हैं, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। इसकी अपनी फैमिली हो गई और इसकी अपनी फैमिली हो गई, ये फिर न्यूक्लियर हो गए। तो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट पहले हुआ करता था। देखो, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, थोड़ा सा है ना थोड़ा सा आप लोगों को ऑड लगेगा, लेकिन इट इज अ फैक्ट, ठीक है। Now since you people are mature enough that we can discuss this thing। पहले के जमाने में आप लोग सुनते होंगे या आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप लोगों ने अपने फैमिलीज में देखा होगा कि भाई बहन एक या दो, मतलब बच्चे एक या दो नहीं होते थे, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 है ना भाई बहन हुआ करते थे, है ना। तो
ये इसलिए नहीं था कि उस वक्त ना लोग ज्यादा फर्टाइल थे, ठीक है, ऐसा नहीं था। ये इसलिए हुआ करता था क्योंकि उस वक्त लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और टेंशन नहीं होती थी कि भाई अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो कमाएंगे क्या इनके लिए, खिलाएंगे क्या इनको, इनकी परवरिश कैसे करेंगे, इनको पालने पोसने संभालने के लिए लोग कहां होंगे, कौन संभालेगा, कौन पालेगा पोसेगा। क्योंकि मान लो फैमिली में 3 भाई हैं, ठीक है, तीनों एक ही घर में रहते हैं, उनके मां बाप हैं, ठीक है, वाइफ्स हैं, तो अब एक दूसरे को संभालने के लिए, एक दूसरे के बच्चे को संभालने के लिए घर में बहुत लोग होते थे। दादा दादी बच्चों को संभाल रहे हैं, या चाची या ताई है ना संभाल रही हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, खर्चे इतने ज्यादा हो गए कि यू हैव टू बी earn both the husband and wives, they have to earn, तो दोनों वर्किंग वो हो गए हैं, ठीक है, कपल्स हो गए हैं, तो बच्चों को अब संभालने के लिए लोग नहीं है, ठीक है, किसी एक को या दोनों को है ना मैटरनिटी लीव या पैटर्निटी लीव लेनी पड़ेगी, तो वो एक चक्कर। अब इस चक्कर में क्या होता है कि फैमिली सोचती हैं कि एक ही बच्चा हो या 2 हो बस काफी है ना, 2 हुआ करते थे, अब लोग सोचते हैं एक ही बच्चा हो काफी है यार, इसको अच्छे से पाल पोस लेंगे, बस उतना ही काफी है हमारे लिए। तो इसीलिए फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। पहले फैमिलीज बड़ी होती थी, स्ट्रेस कम होता था, ठीक है, और इस वजह से पहले बच्चे ज्यादा होते थे, ठीक है, क्योंकि ये टेंशन नहीं होती थी कि इनको है ना अच्छी जिंदगी कैसे देंगे, इनके लिए धन कहां से आएगा, इनको खिलाएंगे कैसे, इनको संभालेगा कौन, वो टेंशन होती नहीं थी। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये बताता हो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तीसरा लेवल भी हो। मेट्रो स्टेशन वगैरह जाते हैं ना हम कई बार, ये कश्मीरी गेट वगैरह, राजीव चौक, इन पे बहुत ज्यादा मतलब है ना रश होता है, तो अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तीसरे लेवल का है ना एग्जिस्टेंस बताता हो। लेकिन अब क्या है, अब ये चार्ली कह रहा है कि मैं तीसरे लेवल का एविडेंस दे सकता हूं, यानी एक तीसरा लेवल भी एग्जिस्ट करता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, ठीक है, 3rd फ्लोर कह सकते हो, ठीक है, जो कि अलग ही दुनिया में आपको ले जाएगा। तो इसकी बात पे विश्वास कोई नहीं करता। चार्ली अपने साइकेट्रिस्ट को बोलता है, वाइफ को बोलता है, दोनों परेशान। साइकेट्रिस्ट कहता है कि इस चीज के बारे में जानने के बाद वो कहता है कि इट इज अ वे टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस, वरीज एंड इनसिक्योरिटीज एंड टेंशंस ऑफ लाइफ, जो कि आजकल बहुत कॉमन है ना मॉडर्न मैन में। तो चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहता है ये सब तू भागने की कोशिश कर रहा है जिंदगी की हकीकत से। भाई उसको बड़ा अजीब लगता है, उसको बड़ा है ना वियर्ड लगता है। वो कहता है कि यार मैंने टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस किया है और मैं 1890s के टाइम में पहुंच गया था, मैं कैसे मान लूं कि मैं एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, रियलिटी लाइफ की रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जाके आया हूं वहां और ये मेरी बात को है ना मतलब कह रहे हैं कि यार तू ख्याली दुनिया में जी रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आई हैव बीन टू द 3rd लेवल। लेकिन उसकी बात कोई मानता नहीं है। Now no sooner did he realize that he was in the older times, he wanted to buy 2 tickets for Galesburg, Illinois. One was for himself and the other was for his wife, Louisa. तो जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि यार यहाँ पे तो सब कुछ पुराने जमाने का है, तो क्यों ना गेल्सबर्ग इलिनॉय, पुराने जमाने वाले गेल्सबर्ग की 2 टिकट्स ले लेते हैं। वो और उसकी वाइफ दोनों वहां जाएंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ हिज मॉडर्न करेंसी विच वॉज नॉट वैलिड, वो 1890 के दशक में पहुंच गया था 3rd लेवल पे, तो वहां वो मॉडर्न करेंसी थोड़ी वैलिड होगी, वहां तो उस जमाने की करेंसी वैलिड होगी। इसीलिए वो जो टिकट जो कलेक्टर होता है, जो टिकट विंडो पे जो बैठा होता है, ठीक है, वो बंदा कहता है ये तो करेंसी है नहीं, है ना, ये करेंसी ऐसी ये जो करेंसी है वो वैलिड नहीं है। उस वक्त टिकट फेयर जो टिकट ना इश्यू करता था, ठीक है, वो उस जमाने का था। और यहां चार्ली के पास जो करेंसी होती है वो मॉडर्न करेंसी होती है। कहता है ये तो मैच नहीं करेगा, तुम तो मुझे फर्जी करेंसी दे रहे हो, मैं तुम्हें टिकट नहीं दे सकता, पुलिस को पकड़वा दूंगा। तो वहां से चार्ली भाग जाता है, सोचता है यार यहां तो पकड़े जाएंगे, राइट। वो फिर एफर्ट करता है अगले दिन वहां जाने का 3rd लेवल पे, लेकिन उसको वो 3rd लेवल कहीं दिखाई नहीं देता, है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब उसको लगता है यार ये क्या हो गया, 3rd लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। उसकी वाइफ और साइकेट्रिस्ट दोनों है ना परेशान हो जाते हैं, है ना, वाइफ घबराने लग जाती है और
वो कहता है, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहता है कि ये हेलुसिनेशन हो रहा है तुझको, यानी कि तुझे चीजें दिख रही हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इसकी लाइफ में धूमता ना होने लग गया है ना, मतलब लाइफ में उथल पुथल मचने लग गई। वाइफ कहती है कि आप किस चीज से परेशान हो, मुझे बताओ, मुझे भी नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो अब वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग वगैरह, राइट। लेकिन फिर क्या होता है कि उसकी वाइफ उसे थोड़ा कहती है कि भाई ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें छोड़ दो, है ना, आपको मेरे सर की कसम है ना, आपको अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो ये सारी चीजें है ना, वो थर्ड लेवल को ढूंढना आप बंद कर दीजिए, ये बातें करना आप बंद कर दीजिए, है ना, कोई थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब पत्नी के प्रेम में फंसा हुआ ये बेचारा पति कहता है ठीक है भाई, अब इसने है ना अपने सिर पे रख के कसम दिलवा दी, अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं थर्ड लेवल नहीं ढूंढ सकता। तो वो ढूंढना बंद कर देता और वापस क्या करने लग जाता है, अपने स्टैंप कलेक्शन को वापस वो है ना टाइम देना शुरू करता है। सोचता है यार चलो छोड़ो, जो चीज मेरा पैशन हुआ करता था वो फॉलो कर लेता हूं, तो स्टैंप कलेक्शन में वापस लग जाता है। लेकिन एक दिन उसे स्टैंप कलेक्शन में एक बहुत ही वियर्ड सा, बहुत ही स्ट्रेंज सा एक फर्स्ट डे कवर मिलता है, एक एनवेलप मिलता है, ठीक है। और उससे पहले क्या होता है, उसका फ्रेंड सैम जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है। अब यहां तक स्टोरी जब पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं है, अभी हम ऑलरेडी इस लेक्चर में समझ चुके हैं कि सैम और साइकेट्रिस्ट एक ही है, लेकिन जब स्टोरी पढ़ोगे तब ऐसा कोई हिंट नहीं है, वो लास्ट में मिलेगा हमको, ठीक है। स्पॉइलर दे दिया मैंने, नहीं, ओके नो प्रॉब्लम। तो वो कहता है कि वो सैम ना गायब हो चुका है, कई दिनों से दिख नहीं रहा है, कई दिनों से उसका कोई अता पता नहीं है, कोई उसका फोन नहीं है। अब सैम गायब हो गया, यह अजीब बात होती है सबके लिए, सबको लगता है कि पता नहीं सैम कहां गया, लेकिन हमारे चार्ली भैया को पता है सैम कहां गया। वो समझ गया कि सैम कहां जा चुका है, 1800। लुइसा इज द वाइफ ऑफ चार्ली, विवेक, ठीक है। डॉक्टर साहब आपके डायलॉग आए है माशाअल्लाह, थैंक यू। तो अब देखो क्या है, सैम कहां है ये चार्ली को पूरा विश्वास है, ठीक है, क्योंकि सैम को पता है चार्ली भी फैसिनेटेड था पुराने जमाने में जाने के लिए, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो स्ट्रेस नहीं ले रहा गाल मेरा दोस्त कहां गया, है ना, ये क्या हो गया, है ना। तो वो समझ चुका है कि सैम कहां है, सैम 1890 में जा चुका है। सैम रोड दैट सैम, और उसको एक ना अपने स्टैम्प कलेक्शन में एक बहुत ही अजीब सा एनवेलप मिलता है, ठीक है। और उस एनवेलप में क्या होता है, एक लेटर होता है सैम का लिखा हुआ। क्या लिखता है वो, कि वो सैम लिखता है कि मैं चाहता था कि तेरी बातें सच हो जाएं और आज तेरी बातें सच हो गई हैं मेरे भाई, है ना, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। मैं सोचता था कि काश तेरी बातें सही हो जाए, और अब मुझे भरोसा हो गया कि तेरी बातें सही है, क्योंकि मैं थर्ड लेवल में आ चुका हूं, है ना। और ट्राई करता रहे, तुझे भी थर्ड लेवल मिल जाएगा, कोशिश करते रहे, बस तेरे को थर्ड लेवल गेल्सबर्ग इलिनॉय, है ना, आके तेरे को भी बहुत मजा आएगा, ढूंढता रहे। सो ही नाउ एनकरेजेस चार्ली एंड लुइसा टू कीप लुकिंग फॉर इट। सैम उसमें लिखता है कि तुम दोनों ढूंढते रहो, है ना, और एक ना एक दिन तुम लोगों को ये जो थर्ड लेवल है ये जरूर मिलेगा, जैसा कि मुझे मिल गया था। तो फटाफट एक बार आप देखते हैं की नोट्स क्या क्या है ना। थर्ड लेवल पे वो जाता है, ठीक है, नरेटर के साथ एक अजीब सी घटना घटती है, उसको लगता है कि 3 लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, जबकि बाकी लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर आर इनफैक्ट ओनली 2 लेवल्स एग्जिस्टिंग, जो है पूरे संसार के लिए 2 लेवल ही हैं, लेकिन उसको लगता है तीसरा है। His psychiatrist friend says that he is waking dream, it is a waking dream wish fulfillment, and it is very common among modern men who are full of insecurities of life। तो उसका फ्रेंड जब कंसल्ट करता है तो वो कहता है कि भाई ये पागल हो गया है, हेलुसिनेशन हो रहा है, तो दवाइयां ले और रेस्ट कर। तो वो कहता है कि तुम अपनी लाइफ से भागना चाहते हो, वो कहता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि स्टैम्प कलेक्शन को एक टेम्परेरी रिफ्यूज का नाम दे दिया। ओह, there has to be an F, there has to be an R also here, ठीक है। कहते हैं कि टेम्परेरी रिफ्यूज का नाम दे देते हैं। कहता है यार टेम्परेरी रिफ्यूज, मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूं, वो टेम्परेरी रिफ्यूज है, मैं जिंदगी से भागने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो हद ही हो गई यार। मेरी हॉबी है, हॉबी को तुम लोग एक एस्केप मोड का नाम दे दोगे, हद ही हो गई यार, तुम लोग को तो कोई बात बतानी ही नहीं चाहिए। तो साइकेट्रिस्ट कहता है कि ये एक टेम्परेरी रिफ्यूज है, किस चीज से शरण ले रहे हैं हम, किस चीज से भाग रहे हैं, लाइफ की रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। द नरेटर डिसएग्रीज एंड ही आर्ग्यूज कि भाई मेरे दादाजी स्टैम्प कलेक्शन शुरू है ना, मेरे ये जो स्टैम्प कलेक्शन मैं कर रहा हूं, ये मेरा कलेक्शन दादाजी का शुरू किया हुआ था, चार्ली के दादाजी ने स्टैम्प कलेक्शन शुरू किया था, और वो करते करते पोते ने भी यानी चार्ली ने भी वो हैबिट पकड़ ली और उनका वो कलेक्शन आगे बढ़ा रहा है। कहता है यार मेरे दादाजी के जमाने में तो चीजें स्ट्रेसलेस हुआ करती थी, टेंशन कम हुआ करता था, बड़ा है ना इत्मीनान भरा जीवन होता था। तो उन्होंने, अगर तू कह रहे भाई, वो अपने
अपने फ्रेंड को कहता है, साइकेट्रिस्ट को, चार्ली आर्ग्यू करता है कि तू कह रहा है कि भाई मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूं, मतलब मैं अपनी लाइफ से बच के भागने की कोशिश कर रहा हूं। चल ठीक है, मान लिया। मेरे दादाजी किस चीज से बच के भागने की कोशिश कर रहे थे? उनके जमाने में तो सब कुछ बहुत पीसफुल था, बहुत काम था, बहुत ही सिस्टमैटिक था, है ना, लाइफ में स्ट्रेस ही नहीं था। उन्होंने क्यों स्टैम्प कलेक्शन शुरू किया? आर्ग्यूमेंट देता है और कहता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने भी तो स्टैम्प कलेक्शन शुरू किया था, वो तो संसार के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान थे, मतलब सबसे पावरफुल अमेरिका के प्रेसिडेंट, सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट, उनको किस चीज की चिंता थी, किस चीज की इनसिक्योरिटी थी? लाइफ सेट थी उनकी, तो उन्होंने क्यों ना स्टैम्प कलेक्शन शुरू किया? तो वो आर्ग्यू करता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है चार्ली। एक यहां पे एक हम देखते हैं, फर्स्ट डे कवर के बारे में बात की गई है, ठीक है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर क्या होता है ये हम समझ लें। फर्स्ट डे कवर इज फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि एक ना, जब भी कोई स्टैंप स्टैंप ना इश्यू होती है, जैसे ये स्टैंप है, ठीक है, ये स्टैंप है, जब भी ये स्टैंप इश्यू होती है फर्स्ट डे, तो स्टैंप कलेक्टर्स क्या करते हैं, उसका, है ना, 4 के ब्लॉक्स में, 2 के ब्लॉक्स में, 8 के ब्लॉक्स में उसको खरीद लेते हैं, ठीक है। और खरीद के क्या करते हैं कि वो एनवेलप्स पे चिपका के, है ना, पोस्ट ऑफिस की सील लगा के, जो कि डेट उसमें मेंशन होती है, अपने आप को ही मेल करते हैं, खुद को ही। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये भगत सिंह जी की कोई स्टैंप निकली, इश्यू हुई, मैंने ये खरीदी और एक एनवेलप पे चिपकाई और एड्रेस मेरा ही लिखा और अपने आप को ही वो मेल किया जाता है, ठीक है। ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। और एनवेलप में क्या होता है, एक खाली ब्लैंक पेपर डाला होता है, उसमें कोई लेटर्स वगैरह कुछ नहीं होते, ठीक है। एक ब्लैंक पेपर डाल दिया जाता है और नियम होता है कि बस आप फर्स्ट डे कवर को कलेक्ट करते जाओ, उसको ओपन कभी नहीं करते हैं। एक 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 ना मान्यता है ये, ठीक है, एक एक ट्रेडिशन है जो कि लोग फॉलो करते आए हैं, ठीक है। देन द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट, है ना, ये ऐसे पोस्टमार्क यहाँ पे जो वो है, वो डेट है ना, उससे प्रूव हो जाती है, ठीक है। एंड देन एनवेलप जो है उसे हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं, एंड दे आर नेवर ओपन्ड एंड अ ब्लैंक पेपर इज पुट इन द एनवेलप, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चार्ली थर्ड लेवल पे जाता है और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। क्या क्या डिस्क्रिप्शन देता है देखो, है ना। चार्ली एक दिन घर जा रहा था तो वो सबवे ले लेता है, सोचता है बस नहीं पकड़ूं, है ना, अंडरग्राउंड जो रेलवे स्टेशन है वहां से चला जाता हूं ग्रैंड सेंट्रल से। बहुत सारे, है ना, आर्च डोरवेज, आर्च क्या होता है, गोलाकार बने हुए डोरवेज होते हैं, ठीक है, गोलाकार डोरवेज बने होते हैं, है ना, दरवाजे बने होते हैं, इनको खोलता है, अंदर जाता है, ठीक है। और इन दरवाजों से, है ना, अलग अलग और, है ना, रास्ते निकलते हैं और वहां रास्ते और निकलेंगे और ज्यादा वो, है ना, आगे बढ़ेगा, यहां पे और ज्यादा, है ना, दरवाजे खुलेंगे, है ना, और अलग अलग, है ना, लेवल्स पे पहुंचता जाएगा। अब इसके कारण क्या होता है कि उस दिन वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है यार ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है या एक कोई पेड़ है जिसकी जड़ें बढ़ती जा रही है, शाखाएं निकलती जा रही है। जितनी बार ग्रैंड सेंट्रल में आता हूं उतनी बार नए कॉरिडोर्स, नए दरवाजे, नए आर्चवेज, ये है क्या आखिर, राइट। प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट द थर्ड लेवल। बेटा वही कर रहे हैं हम, थर्ड लेवल पे पहुंच रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, ठीक है। अब क्या होता है कि उसको ऐसा लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह है, ठीक है, इस पेड़ की तरह देखो, उसको लगता है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह है, अलग अलग दरवाजे इसके, है ना, इसके ब्रांचेस के साथ, इसके रूट्स के साथ नए नए, है ना, दरवाजे निकलते जा रहे हैं, नए नए इसके, है ना, कॉरिडोर्स निकलते जा रहे हैं, नए नए सबवेज और निकलते जा रहे हैं और लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। जितनी बार ग्रैंड सेंट्रल में आता है उतनी बार उसे कंफ्यूजन होता रहता है, राइट। अब he finds himself on the third level at the Grand Central Station with a smaller rooms, fewer ticket windows, and open flame gas lights. Everybody wearing attires from 19th century. अब एक गोलाकार, है ना, छोटा सा दरवाजा होता है, उससे वो डक करता है, अंदर जाता है और एक कॉरिडोर से होता हुआ, है ना, एक ओपन एरिया में आता है, नए प्लेटफॉर्म पे, और उसको लगता है यार मैं वापस सेकंड लेवल पे आ गया हूं। लेकिन फिर वो गौर करता है, क्या गौर करता है, लोगों की ड्रेस अलग है, लोगों का पहनावा अलग है, वहां का पूरा स्ट्रक्चर अलग है, जो टिकट विंडोज है वो एक ही टिकट विंडो है, बहुत सारी मल्टीपल टिकट विंडोज नहीं है, ठीक है। उस टिकट विंडो का स्ट्रक्चर वुडन स्ट्रक्चर है, ठीक है, छोटे जो डोरवेज हैं वो छोटे छोटे बने हुए हैं, और वहां लाइट जो है ये, है ना, हेलोजन लाइट्स वगैरह ये नहीं है, मास लाइट, हाई मास लाइट वगैरह नहीं लगी हुई। वहां पे जो लाइट होती है वो ओपन गैस फ्लेम वाली लाइट होती है, जिसपे लॉ, है ना, फ्लिकर करती रहती है, डगमगाती रहती है, वो वाला जमाना आ जाता है। वो दिखता है यार सब लोग अलग हेयर स्टाइल में, इतनी दाढ़ी मूछें पुरानी स्टाइल की, है ना, मूछों की बनावट, है ना, कपड़ों की डिजाइन, औरतों के पहनने के कपड़े जो हैं वो अलग, वो पहन के घूम रही हैं,
पुरुष जो है वो अलग ड्रेस, जो ट्रेडिशनल उस जमाने के ड्रेस हुआ करते थे वो पहन के घूम रहे हैं, उसका दिमाग घूम जाता है। फिर देखता है एक लोकोमोटिव आ रहा है, इंजन आ रहा है पुराने जमाने का, है ना, जो धुआं निकाला करता था। आजकल तो है ना इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले आ गए हैं। उस जमाने का वो जो इंजन था जो कि कोयले से चलता था, भाप का इंजन था, वो देख के फिर तो उसको लगता है यार मैं वास्तव में अलग समय पे आ गया हूं। कंफर्म करने के लिए क्या करता है, प्लेटफॉर्म पे एक है ना न्यूज़पेपर बॉय होता है, वेंडर होता है ना, उस लड़के के पास बंडल पड़ा रहता है न्यूज़पेपर्स का, उस पे जाके डेट है ना वो कंफर्म करता है। खबर होती है उस पे प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की, जो कि 1890 में प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और फिर देखता है कि 1894 वहां पे डेट दी हुई है, 11 जून 1894, 1894। कंफर्म हो जाता है कि ये तो मैं पुराने जमाने में आ ही गया हूं। 2 टिकट्स खरीदना चाहता है लेकिन भागना पड़ता है उसको, क्योंकि जो टिकट टिकट विंडो पे जो वो बैठा होता है बंदा, वो कहता है कि आपकी करेंसी मेरी करेंसी एक नहीं है, आप मुझे फर्जी करेंसी दे रहे हो, है ना, पुलिस को पकड़वा दूंगा। तो वो वहां से बेचारा भाग जाता है। फिर वापस सर्च करता है, अगले दिन अपनी बैंक में जितनी जमा पूंजी होती है निकालता है, एक ना कॉइन्स एंड स्टैम्प कलेक्शन वाली जो दुकान होती है वहां जाता है, वहां से पुरानी करेंसी है ना खरीद के लाता है। यहां एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो जो करेंसी पुरानी करेंसी से एक्सचेंज करता है वो प्रीमियम पे एक्सचेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पुराने जमाने का है ना, पुराने जमाने के 250 रुपए है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको 250 रुपए लेने हैं, ठीक है, तो आपको नई करेंसी कितनी देनी पड़ेगी, मे बी 280 की नई करेंसी देनी पड़ेगी। ये 30 रुपए का जो डिफरेंस है वो क्या है, प्रीमियम है, इसको हम कहते हैं प्रीमियम, ठीक है, हायर रेट। ये क्यों, क्योंकि ये जो पुरानी करेंसी है, पुराने नोट हैं, वो अब क्या हो गए, एंटीक पीस बन गए हैं। एंटीक पीस बन गए इसका मतलब ये महंगे होंगे, है ना, और इसीलिए रेयर हो गए हैं, रेयर हो गए इसलिए अब नई करेंसी में आपको इस अमाउंट से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके इतने मिलेंगे। रिवर्स हम समझते हैं कि अगर आप 280 रुपए, मान लो अगर आप 300 रुपए दोगे तो आपको है ना ऑन एन एवरेज पुराने जमाने के 250 रुपए या 200 रुपए ही मिलेंगे। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है, ये प्रीमियम है जो आपने पे किया है, ये हायर अमाउंट आपने पे किया है ताकि आपको वो पुरानी करेंसी मिल सके, ठीक है, क्योंकि ये रेयर हो गई है, अब अवेलेबल नहीं है मार्केट में इसलिए। तो उसके साथ भी यही होता है, वो अपने बैंक से ना $301 निकालता है मॉडर्न करेंसी की और लेके जाता है और एक्सचेंज करवाता है, तो उससे थोड़ी कम मिलती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसको वो सेकंड लेवल से थर्ड लेवल तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिलता, थर्ड लेवल उसे मिलता नहीं है। वाइफ को बताता है तो वो घबरा जाती है, कहती है कि हे पति परमेश्वर, है ना, आप यहीं पे इति कर दो, आप यहीं पे शांत हो जाओ, यहीं पे ये मिशन रोक दो, कोई थर्ड लेवल ढूंढने की जरूरत नहीं है। पागल हो गए तो मेरा क्या होगा, है ना, आप तो गलियों में भटकते फिरोगे और मैं क्या करूंगी, फिर मेरी लाइफ का क्या होगा। चार्ली फिर कहता है ठीक है भाई, मन मार के अपना है ना वो बैठ जाता है, कहता है ठीक है नहीं ढूंढेंगे, है ना, वाइफ इतनी परेशान हो रही है, दोस्त कह रहा है तो ठीक है नहीं ढूंढते हैं। चार्ली वापस अपने स्टैम्प कलेक्शन में लग जाता है। एक दिन उसे प्रूफ मिलता है कि थर्ड लेवल है, क्योंकि उसका फ्रेंड सैम वीनर मिसिंग, ओके, ही इज मिसिंग, और वो कई दिनों से गायब होता है। दुनिया को लगता है पता नहीं कहां गायब हो गया। हमारे चार्ली भैया को पता है कि हमारा सैमुआ कहां है। हमारा सैमुआ ऐसो आराम कर रहा है, कहां, गांव में बैठ के, ठीक है, किसी चौपाल पे बैठा होगा, मजे कर रहा होगा लोगों के साथ बतिया बतिया के। नाउ Charlie believes that he is in Galesburg because Sam was fed up of the city life and longed for a rustic country life. Long for का मतलब क्या होता है, मन में प्रबल इच्छा रखना, किसी चीज को पाने की बहुत गहरी चाहत होना, ठीक है। तो उसकी भी बड़ी लंबे समय से इच्छा थी कि वो उस जमाने में जा सके, गांव जा सके। देन फर्स्ट डे कवर, एक अजीब सा फर्स्ट डे कवर जो कि इस चार्ली ने पहले कभी नहीं देखा था, वो उसके कलेक्शन में उसको मिलता है एक दिन, है ना, तो उसका प्रूफ, उसको और बड़ा प्रूफ मिल जाता है, ठीक है। स्ट्रेंज फर्स्ट डे कवर इज मेल्ड टू द नरेटर्स ग्रैंडफादर्स एड्रेस इन गेल्सबर्ग। जब वो देखता है डेट और एड्रेस, तो उस फर्स्ट डे कवर पे डेट होती है उसके उस जमाने की 1894 की, और एड्रेस क्या होता है उसके दादाजी का, गेल्सबर्ग का। उसको ये लगता है कि यार देखो ये है चार्ली, ये थोड़े से मिस्ट्री है जो कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये है चार्ली के दादाजी, ठीक है, चार्ली के दादाजी। चार्ली के दादाजी के एड्रेस पे किसी ने 1894 की डेट का एक एनवलप, है ना, एक एनवलप भेज दिया।
अब देखो चार्ली को यह एनवलप अचानक से मिला है, उसको लगा यार ये एनवलप, ये फर्स्ट डे कवर तो मेरे पास पहले से था ही नहीं, अचानक आज कैसे मिला। अब देखो क्या होता है कि उसको लगता है कि एक पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, किसी ने मेरे दादाजी को ये भेजा है, उन्होंने कलेक्ट करके अपने कलेक्शन में डाला होगा और वो पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उन्होंने वहां अपने, मतलब ये इसका वर्ल्ड अभी का मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, और साथ ही साथ एक और ओल्ड वर्ल्ड है ना दादाजी का एग्जिस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा चार्ली को लगता है। तो चार्ली को लग रहा है कि किसी ने इस एड्रेस पे इस डेट का एनवलप मेरे दादाजी को ओल्ड टाइम में भेजा, उन्होंने अपने कलेक्शन में डाला, और चूंकि ये दोनों वर्ल्ड एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनके कलेक्शन में डालते ही किसके पास आ गया, चार्ली के पास, मॉडर्न वर्ल्ड में, है ना, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है यहां इसके पास आ गया, पहले नहीं था अब आ गया। तो इसको अजीब लगता है, ये कहता है यार ये कैसे हो सकता है। फिर वो दिमाग लगाता है कि ये जरूर किसी पैरेलल वर्ल्ड में, उस जमाने के वर्ल्ड में अभी हुआ होगा और इसीलिए आज मेरे पास ये डिस्कवर हुआ है, राइट। ही देयर वाज अ 6 सेंट स्टैम्प, सेंट क्या होता है, सेंट एंड डॉलर्स, देखो सेंट और डॉलर्स पैसे और रुपए वाला मामला है, ठीक है। सो इट इज 100th ऑफ अ डॉलर, यानी कि 100 सेंट्स का मतलब हो गया $1, ठीक है, 100 सेंट्स का मतलब हो गया $1। तो 6 सेंट की एक स्टैंप उस पर चिपकाई होती है, उस जमाने में सस्ती हुआ करती थी, उस पर चिपकाई होती है, और वो स्टैंप किसकी होती है, प्रेसिडेंट गारफील्ड की, ठीक है, प्रेसिडेंट गारफील्ड की वो स्टैंप होती है। सर समझ नहीं आया, शिवानी समझो, समझो बेटा, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। सपोज मैं ये कहता हूं कि मेरे पास अचानक ये पेन कहां से आ गया, है ना, मैं बहुत सारे स्टैंप, फॉर एग्जांपल मैं स्टैंप कलेक्ट कर रहा हूं, मैं चार्ली हूं, मैं स्टैंप कलेक्ट कर रहा हूं, मेरे दादाजी ने स्टैंप कलेक्शन शुरू किया था, ठीक है, मेरे दादाजी ने स्टैंप कलेक्शन शुरू किया और वो 1890 से अब तक चला आ रहा है, मैं अब आगे उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। एक दिन मुझे एक अजीब सा फर्स्ट डे कवर मिलता है जो कि आज के जमाने का नहीं है और इतने सालों से मुझे कभी दिखा नहीं, वो फ्रेश मेरे कलेक्शन में आ गया। तो वो जब मैंने देखा तो उसमें डेट क्या थी, पोस्टमार्क की डेट लगी थी, स्टैंप लगी थी, डेट थी 1894 की। एड्रेस किसका लिखा हुआ था, मेरे दादाजी का गेल्सबर्ग में, मेरे दादाजी का गेल्सबर्ग का एड्रेस लिखा हुआ था, यानी कि वो उनके पास पहुंचा था, उन्होंने अपने कलेक्शन में डाला और वो मेरे पास आ गया धीरे 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 धीरे। लेकिन अब ये घटना पैरेलली घट रही है, क्योंकि सैम को, चार्ली को लगता है कि अभी के जमाने में भी उस पुराने जमाने में जाना पॉसिबल है, तो दोनों वर्ल्ड एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सपोज किसी ने अभी 1894 वाले वर्ल्ड में, है ना, मेरे दादाजी को कोई एक मेल किया, एक एनवलप मेल किया, तो वो अपने कलेक्शन में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम ट्रेवल के थ्रू प्रेजेंट में मेरे पास भी वो आ जाएगा, क्योंकि उस जमाने का जो उनका कलेक्शन था वही तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। इतने साल तक मेरे पास क्यों नहीं आया, क्योंकि इतने साल तक किसी ने वो एनवलप, वो फर्स्ट डे कवर किसी ने मेरे दादाजी को मेल नहीं किया, अभी वहां किसी ने मेल किया होगा और वो मेरे कलेक्शन में, है ना, आ गया। अ लिटिल इनक्रेडिबल, अ लिटिल मिस्टीरियस, अ लिटिल यू नो जिसे कहते हैं मैजेस्टिक, ठीक है, मैजिकल, ठीक है, आप कह सकते हो कि ये कोई जादुई चीज हो गई। लेकिन वो सोच रहा है कि पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना, पुराना जमाना और आज का जमाना दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसी ने अभी, है ना, मेरे दादाजी को मेल किया होगा और वो मेरे कलेक्शन में अभी आ गया, है ना। तो जिसने किया होगा वो 1894 में बैठा है, मेरे दादाजी उस वक्त के जमाने में बैठे हैं और मैं अभी बैठा हूं। चार्ली ये सोच रहा है, ठीक है। अचानक उसके पास मिस्टीरियस तरीके से एक नया, है ना, एक अलग ही वो स्टैम्प कलेक्शन आ जाता है, जो उसके वो एक एनवलप आ जाता है जो उसके पास पहले कभी नहीं था। तो उसको लगता है यार ये कैसे हो सकता है, ठीक है। अब प्रूफ होती है ना, स्टैम्प कलेक्शन में लगने वाली वो डेट, उस पे लगी हुई वो स्टैम्प जिसपे डेट थी और प्रेसिडेंट गारफील्ड की, है ना, पिक्चर थी, और उसमें एक लेटर भी था जो कि खाली नहीं था। आमतौर पे फर्स्ट डे कवर में खाली लेटर होता है, लेकिन यहां खाली लेटर नहीं था, लेटर में कुछ लिखा हुआ था। किसने लिखा था, लिखा हुआ था सैम के द्वारा, ठीक है। सैम ने उसमें कुछ मैसेज लिखा हुआ था। सैम क्लेम्स टू हैव फाउंड द थर्ड लेवल, वो उसमें लिख के दावा करता है मुझे थर्ड लेवल मिल गया है ना, और वो एडवाइस करता है कि तुम दोनों, तुम और लुइसा ढूंढो, और ढूंढने लायक है ये, ठीक है। इट इज
ये इस लायक है कि आप मेहनत करो, ढूंढो, एफर्ट करो और पहुंच जाओ। ठीक है, मिस्ट्री, सैम के उस ना डिसअपियरेंस की मिस्ट्री फिर सामने आती है कि सैम ने क्या किया था। अभी कुछ दिनों पहले $1800 की पुरानी करेंसी निकाली। बड़ी अजीब बात है, पुरानी करेंसी क्यों निकाली उसने? आज के जमाने में पुरानी करेंसी का क्या काम? तो बाकियों को तो समझ में नहीं आया, लेकिन चार्ली को समझ में आ गया, क्योंकि चार्ली को पता है कि पुराने जमाने की करेंसी चाहिए अगर आपको थर्ड लेवल पे पहुंच के गेल्सबर्ग जाना है। तो उसने 800 रुपए की है ना पुरानी करेंसी, 800 रुपए की पुरानी करेंसी निकलवाई। तो उसने जरूर कुछ $1100 खर्च किए होंगे, तब जाके उसको $800 पुरानी करेंसी की मिले हैं। देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना कि सर $800 की अभी की करेंसी नहीं, $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी उसने है ना निकलवाई है। और यह अमाउंट इतना था कि उस जमाने में जाके जब कीमतें बहुत कम हुआ करती थी, वो बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर सकता था। किस चीज का? हे फीड और ग्रेन का बिजनेस वो शुरू कर सकता था। ठीक है, ये चारा वगैरह जो है उसका, धान चून का बिजनेस शुरू कर सकता था। सैम अब वापस अपने पुराने जमाने के, उस जमाने में अपने पुराने प्रोफेशन में नहीं जा सकता। उसका पहले प्रोफेशन क्या हुआ करता था? वो साइकेट्रिस्ट था। ठीक है, और वहां उस जमाने में वो साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पे लोगों को साइकेट्रिस्ट की जरूरत थी ही नहीं। लोग बड़े आराम से जिंदगी बिता रहे थे। कुछ वर्ड्स हैं जो फटाफट अब हम देख लेते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द टेक्स्ट आपको ये वर्ड्स दिखेंगे। ठीक है, स्टैक, स्टैक का मतलब है पाइल अप करना, है ना, ढेर। ठीक है, पूरा एक ढेर लगा हुआ होना। उसके बाद रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी शेल्टर लेना किसी एक खतरे से या किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से, है ना, जब आप भाग के कहीं शरण ले लेते हो उसे कहते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं रिफ्यूज। ओके, उसके बाद अप टाउन, इसमें एक वर्ड आएगा कि वो अप टाउन जाना चाहता था। अप टाउन क्या है? सेंटर ऑफ सिटी से अलग हटके रेजिडेंशियल एरिया, उसको कहते हैं अप टाउन। सिटी का ही हिस्सा है, लेकिन वहां है ना वो वर्किंग जो वर्किंग क्लास पीपल हैं वो वहां पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, सेंटर होता है वो सिटी का, जहां पे कामकाजी इलाका बना होता है। वहां से अप टाउन जाना यानी रेजिडेंशियल एरिया में जाना। ठीक है, उसे कहते हैं अप टाउन। सबवे, सबवे क्या है कि ये मेन स्टेशन है। ठीक है, इस मेन स्टेशन से नीचे उतर के आप अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड जाओगे, यहां एक और है ना प्लेटफॉर्म, यहां और नीचे जाओगे और एक और प्लेटफॉर्म वगैरह बना हुआ है, अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं, तो इसे कहते हैं सबवे, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होता है। ठीक है, टैन, टैन का मतलब होता है डार्क कलर्ड। ठीक है, टैन का मतलब आप देखोगे यहां पे एक वर्ड आएगा टैन गैबर्डीन सूट। उसने टैन कलर का गैबर्डीन सूट पहना हुआ था। गैबर्डीन क्या होता है? गैबर्डीन होता है एक तरह का कपड़ा। ठीक है, तो उसने, चार्ली ने एक डार्क कलर का गैबर्डीन सूट पहना हुआ था। ठीक है, ये तो गैबर्डीन यहाँ पे एक क्लोजली वोवन फैब्रिक होता है जो कि कॉटन और कुछ अलग चीजों से मिक्स होकर होता है। सर प्लीज एक्सप्लेन द स्पॉइलर दैट यू टोल्ड प्रीवियसली। अब यार यहां से है ना तुम लोग बाहर निकल के मेरी हत्या कर दोगे कुछ लोग, अगर मैंने बता दिया तो स्पॉइलर। मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, अब स्पॉइलर स्पॉइलर ही रहने दो, चैप्टर पढ़ोगे अंत में अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन सैम डिसअपियरेंस। सैम डिसअपियर हो जाता है। सैम डिसअपियर होके, सैम एक्चुअली क्या होता है? सिटी बॉय होता है, और चार्ली जो है वो गांव में पला बड़ा था, अब वो शहर आ गया है नौकरी वोकरी के चक्कर में, तो अब वो शहर में बस गया है, लेकिन उसको गांव जाना है वापस, क्योंकि शहर की ये जो भागदौड़ वाली लाइफ है उसको पसंद नहीं है। सैंग जो कि यहां इसी भागदौड़ की लाइफ में पैदा हुआ है, उसको भी भागदौड़ वाली लाइफ पसंद नहीं है। उसको पुराना वो जमाना पसंद है जब शांति हुआ करती थी चारों तरफ, जब खामोशी हुआ करती थी, जब आराम हुआ करता था, रिलैक्सेशन पीरियड हुआ करता था, लेजर पीरियड हुआ करता था। तो वो कहता है कि यार, अब चार्ली उसे गांव की बातें बताता था, है ना, काफी समय से बताता आ रहा था, हमारे गांव में ये होता था, वो होता था, इतनी शांति थी, इतना आराम था, इतना सुकून था। सैम के मन में वो चीजें, है ना, इच्छा जागने लग जाती है कि मुझे भी अब वहां जाना है, ख्वाहिश जागने लग जाती है मुझे भी वहां जाना है। और इसीलिए सैम भी शायद पैरेलली, है ना, यहां एक तरफ चार्ली थर्ड लेवल ढूंढ रहा है, शायद सैम भी उसी लाइफ को, है ना, फोरगो करने के लिए क्या कर रहा है, उसी लाइफ को, है ना, अवॉइड करने के लिए क्या कर रहा है, थर्ड लेवल ढूंढ रहा है। तो सैम शायद थर्ड लेवल पे पहुंच, अब ये भी कोरी कल्पना है चार्ली की, चार्ली की कोरी कल्पना है ये, अपने आप को, है ना, भरोसा दिलाने, अपने आप को एश्योरेंस देने के लिए। ये स्टोरी फैक्ट नहीं है, ये कोरी कल्पना है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ चार्लीज माइंड।
ठीक है, सच में ऐसा थर्ड लेवल है नहीं, अभी टाइम ट्रेवल इतना पॉसिबल हुआ नहीं है, ठीक है। सो गैबर्डीन सूट पहना हुआ होता है, डक्ड इनटू यानी भैया आप झुक के किसी एक है ना रास्ते से गुजर रहे हो, जहां आपकी हाइट से छोटा है कोई रास्ता, वहां से होके जब हम गुजरते हैं तो उसको कहते हैं डक्ड इन, ठीक है। नेक्स्ट, बम्प इनटू, बम्प अक्रॉस, बम्प इनटू का मतलब होता है यू कम अक्रॉस समबडी, अचानक किसी से मुलाकात हो जाना, ठीक है, संयोगवश किसी से मुलाकात हो जाना, राइट, यू कम अक्रॉस समबडी। उसके बाद ये देखो, ये एक ना सूट का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो लेपल्स वर्ड यूज किए गए, ये लेपल्स होते हैं, ये जो फोल्ड होते हैं ना, ये फोल्ड्स, ये जो फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं लेपल्स। ये जो फोल्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो फोल्ड है, ठीक है, ये फोल्ड, ये इसमें देखो, इसमें पूरा कर्व्स हैं, तो शॉल लेपल कहते हैं इसको, इसको पीक लेपल्स कहते हैं, यहाँ पे देखो पीक निकली हुई है, ठीक है, इसको पीक लेपल्स कहते हैं, इसको नॉच लेपल कहते हैं, देखो यहाँ पे नॉचेस लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉचेस बने हुए हैं, इनको नॉच लेपल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लेपल्स। क्यों जरूरी है सर ये बताना? कपड़े का डिस्क्रिप्शन है ना, सूट का डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है। ओके, सब अर्बन ट्रेन्स क्या होती हैं? सिटी की तरफ जाने वाली, जहां रेजिडेंशियल एरिया है उस सिटी में जाने वाली जो ट्रेन है उसको सब अर्बन ट्रेन कह रहे हैं, ठीक है। ग्लिंट क्या होती है? चमक, फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद स्नैप्ड ओपन, स्नैप ओपन का मतलब कई बार होता है ना, हम जैसे ये बॉडी लोशंस वगैरह होते हैं, उनको उनका ढक्कन एक तरफ से ना जुड़ा हुआ होता है, जॉइंट होता है, और दूसरी तरफ से हम उसको ओपन कर सकते हैं, कई बार है ना अंगूठे से खोलते हैं ना, उसको कहते हैं स्नैप ओपन, एक जर्क के साथ उसको खोलना। ओके, देन स्पिटून्स, ठीक है, स्पिटून्स क्या होते हैं? थूकने के लिए ब्रास के बने हुए डस्टबिन जैसे, जिसमें आप थूक सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद लेपल्स, जो कि मैंने बताया आपको कोट का एक है ना हिस्सा होता है, ठीक है, ये जो कॉलर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, लेपल्स यहां पे बने हुए होते हैं, ठीक है, वो होता है लेपल्स, ठीक है, कोट वगैरह जो होता है। डबी होती है एक बाउलर हैट, गोल हैट जिसकी ब्रिम होती है, ठीक है, गोल हैट होती है जिसकी ब्रिम होती है पूरी, ठीक है। सब अर्बन सॉरी साइड बर्न्स होते हैं, ये अमिताभ बच्चन के जमाने की वो जुल्फें जो पूरे कान को ढक लिया करते थे, वो पार्ट ऑफ हेयर जो कान को ढक देते थे, बड़े बड़े होते थे, ठीक है, उस जमाने के जो लोग थे वो अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, उनको देख के वैसे साइड बर्न्स रखा करते थे यहाँ पे, ये कान दिखाई नहीं देते थे, है ना, बालों से कवर रहते थे, वो स्टाइल। हेयर दैट ग्रोज डाउन साइड ऑफ अ मैन्स फेस इन फ्रंट ऑफ हिज ईयर्स, ये वाले पार्ट, ठीक है, इनको कहते हैं साइड बर्न्स। लड़कियां जिनको ये कहती हैं, ठीक है, ये जुल्फें कहती हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। ओके सर, आप बहुत अद्वितीय पढ़ाते हैं, जिससे हम आपके समक्ष में बैठकर एकाग्रता से, क्या बात है रक्तम, गजब लिखा है यार तुमने हिंदी में, पुरोधा हो तुम तो, एक शिरोमणि हो। फसिंग विथ का मतलब ये नहीं था फसिंग, ही इज फसिंग देयर, है ना, वो फंस गया है, उसको इंग्लिश में बोल दिया ही इज फसिंग देयर सर, है ना, वो मत कर देना। फसिंग का मतलब होता है आप किसी चीज को नर्वस होके, है ना, नर्वस स्टेट ऑफ माइंड से किसी चीज को ढूंढ रहे हो या किसी चीज के साथ उलझ गए, उलझने को कहते हैं फस। ओके, सो यू फस विथ यानी आप उलझ गए, यू वरी अबाउट समथिंग, यू आर मेस्ड अप विथ समथिंग। तो चार्ली एक दिन अपने उस स्टैम्प कलेक्शन को चेक कर रहा था, सो ही वाज नर्वसली सर्चिंग समथिंग, और उसे एक नया, एक अलग सा क्या मिलता है? फर्स्ट डे कवर मिलता है। कुछ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आप देखो यहाँ पे दिए हुए हैं जो हमें देखने हैं, ठीक है, क्या क्या है ये। अब देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, उसको हम ले रहे हैं, तो हम जितना हो सके वो कवर कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन, बाकी जो बचेगा क्वेश्चन आंसर्स वगैरह वो नेक्स्ट अपन लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये बिगिनिंग देखो, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन हार्टफोर्ड रेलरोड यानी रेलवे स्टेशन, ठीक है, विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। तो कहते हैं कि ये जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है, न्यू हेवन रेलवे स्टेशन है, हार्टफोर्ड रेल रोड वाला रेलवे स्टेशन है, इन सब के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो स्टेशन मास्टर्स हैं, वो अपने अपने रेलवे स्टेशन की जो समय सारणी है, स्केड्यूल्स हैं, ठीक है, टाइम टेबल्स हैं, उन पे हाथ रख के शपथ लेके, है ना, ये गारंटी देंगे कि सिर्फ 2 ही लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, ठीक है, लेकिन मुझे पता है, बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मुझे पता है 3रा लेवल है, ठीक है। और हाँ, जब चार्ली ये बात बताता है तो कहता है हाँ मैंने जो उचित कदम है वो उठा लिया। उचित कदम क्या था भाई? डॉक्टर को दिखा लो, कहीं पागल ना हो गए हो, कहीं बहुरा नहीं गए हो, सठिया गए हो। कहता है यस आई हैव टेकन दी ऑब्वियस स्टेप
और वो ऑब्वियस स्टेप क्या था? मीटिंग द साइकेट्रिस्ट. यस, I met the psychiatrist. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. हाँ, मैंने वो सही कदम उठा लिया है, साइकेट्रिस्ट से बात कर ली है, मैंने उसको भी बता दिया है. और वो क्या कहता है कि साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहता है ये एक है ना, एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, मतलब जागती आंखों से देखे हुए सपने को पूरा करने वाली बात है ये, और कुछ नहीं है ना. तुम्हें दवाई चाहिए, तुम रेस्ट करो चचा. वो डॉक्टर भी ये कह देता है, भाई तू पागल हो गया है ना, तू सठिया गया है, राइट. सर कैन यू यूज डिफरेंट कलर ऑफ पेन? ओह वैष्णवी, श्योर बेटा. यार कुछ भी कहो, आप लोग बड़े मजेदार हो, अलग ही चीजें गौर करते हो. ओके, सो वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. आई होप नाउ यू पीपल हैव नो प्रॉब्लम्स, राइट. तो कहता है सैम, एक्चुअली यहां पे सैम है लेकिन हमें यहां नहीं बताया गया, लास्ट में बताया जाएगा. तो ये रहा स्पॉइलर नंबर 4, ठीक है. तो वो कहता है कि चार्ली कहता है हाँ मैंने ये, जब मैं कह रहा हूं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे पहुंचा हूं तो मैंने उचित कदम भी उठा लिया. क्या उचित कदम है? मैं साइकेट्रिस्ट से मिल चुका हूं कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, राइट. साइकेट्रिस्ट कहता है हाँ काइंड ऑफ पागल हो चुका है. क्यों? क्योंकि तेरे दिमाग को अब पूरा पावर मिल चुका है तुझे कंट्रोल करने का. 3rd लेवल है ही नहीं, फिर तू कह रहा है 3rd लेवल पे पहुंच गया, पागलपन वाली बात है. कहता है ही वॉज अनहैप्पी, चार्ली वॉज अनहैप्पी. चार्ली अनहैप्पी है, उसकी वाइफ भड़क जाती है, अनहैप्पी, आपको खाना नहीं खिलाती हूं, आपको मैं टाइम पे चीजें नहीं देती हूं, आपके लिए मैं चीजें है ना, नई चीजें ढूंढ के नहीं लाती हूं, कपड़े नहीं दिलाती हूं, ये वो, मैं आपके घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल रही हूं, क्यों अनहैप्पी हो आप लाइफ से? वो कहता है भाभी जी ऐसा है, माफ करो, मैं आपके दाम्पत्य जीवन में अग्नि नहीं लगाना चाहता. कहता है चार्ली इज अनहैप्पी नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ द टेंशंस एंड वरीज ऑफ लाइफ. ठीक है, जो कि आज का मॉडर्न मैन बहुत ही कॉमन हो गया. आज का मॉडर्न मैन है ऐसा, वो बेचारा एस्केप मोड पे लगा रहता है, जिंदगी की सच्चाई से भागने की कोशिश करता रहता है. तो ये सिर्फ चार्ली वाली बात नहीं है, ये आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है. दिस स्टोरी इज अ लिटिल बिट वियर्ड. यस इट इज प्रथमेश, इट इज अ लिटिल वियर्ड. ओके, देखो ये क्या है, थ्रिलर है, एक तरह की सस्पेंस वाली स्टोरी है. ठीक है, इमेजिनेशन. ओके, सो वो कहता है कि है ना, लाइफ की वर्ल्ड जो है वो इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से, वरी से भरा हुआ है और सारा अनरेस्ट भरा हुआ है यहां पे. इसीलिए सैम भी इन्हीं चीजों का विक्टिम है और वो खुश नहीं है, इसलिए भागना चाहता है. आपकी बात नहीं है भाभी जी. वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब क्या होता है बेटा? वॉन्डर का मतलब होता है टहलना, भटकना. तो कहता है कि बात तो सही है, एस्केप मोड में लोग लगे हुए हैं, लेकिन हर कोई ऐसे चलते चलते 3rd लेवल पे थोड़ी पहुंच जाता है, टहलते टहलते नहीं पहुंचता ना. मैं कैसे पहुंच गया? इसका मतलब यह है कि मुझे वास्तव में 3rd लेवल मिला है, लेकिन फिर भी उसकी बात का बेचारा, उस बेचारे की बात का कोई भरोसा करता नहीं है. ओके, फिर वो कहता है कि एवरीथिंग, देखो ये एक्सप्रेशन, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड. दे कौन है? सभी लोग, उसके जान पहचान वाले सभी लोग जिनको पता चला कि हमारे चार्ली भैया 3rd लेवल पे जाके आए हैं, आरती उतारो. तो जिसने भी सुना उसने कहा सब कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है कि तुम पागल हो गए हो, तुम सठिया गए हो, चार्ली तुम्हारा है ना चांद बन गया है. तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यों कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि सब कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल उसका स्टैम्प कलेक्टिंग वाला जो काम है वो भी कैसे? कहते हैं तुम स्टैम्प कलेक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम स्ट्रेस से भरे हुए हो और भागना चाहते हो अपनी लाइफ से, इसलिए तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो. वरना कौन नॉर्मल आदमी स्टैम्प कलेक्ट करता है? आम इंसान तो करता नहीं है, कुछ लोग ही करते हैं. ठीक है, तो वो कहता है कि भाई मेरे स्टैम्प कलेक्शन पे भी इल्जाम लगा दिया. कहते हैं ये टेम्पररी रिफ्यूज है. ब्लॉक्स ऑफ, देखो अब उसका जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है. देखो यहां पे कुछ लिखा हुआ है, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन. उसके दादाजी ने कलेक्ट किया था ये स्टैम्प कलेक्शन, उसके दादाजी ने स्टार्ट किया और उसके पास सब कुछ, सारे प्रैक्टिकली सारे यूएस में जितनी भी स्टैम्प्स इशू हुई हैं सबके ब्लॉक्स ऑफ 4 है ना, 4-4 ब्लॉक वाले स्टैम्प्स लिए हुए, मतलब ब्लॉक में उसने कलेक्ट कर रखे हैं, 4-4 स्टैम्प्स लिए हुए हैं. ठीक है, उसने हर नए इश्यू के 4 स्टैम्प्स लिए हुए हैं. जितनी बार नई स्टैम्प कलेक्ट इश्यू होती है उतनी बार 4-4 है ना, लगभग 4-4 सारे, लगभग सारे यूएस इश्यूज उसके पास हैं. बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स हैं. ठीक है, और बहुत सारी चीजें अलग अलग
और भी दूसरे देशों की स्टैंप्स भी उसके पास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां की स्टैंप ही है मेरे पास, बाकी और स्टैंप्स भी है। ऑलराइट, अब देखो यहां पे क्या बताया हुआ है कुछ और। Anyway, here's what happened at Grand Central Station. One night last summer, I worked late at night office. I was in a hurry to get uptown. Uptown हमने डिस्कस कर लिया। uptown का मतलब रिहायशी इलाका, जहां पे रेजिडेंशियल एरियाज होती हैं, सिटी का वो हिस्सा जहां रेजिडेंशियल एरियाज होती हैं, ऑफिसेज नहीं होती। अपटाउन जाना चाहता था टू माय अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। सबवे हम डिस्कस कर चुके हैं। सबवे होता है अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन, रेल रोड, ठीक है, ताकि वो अपनी वाइफ के पास टाइम से पहुंच सके। नाउ आगे हम देखेंगे उसने क्या पहन रखा था, टैन गैबर्डीन। टैन गैबर्डीन, ये देखो ये एक तरह का गैबर्डीन सूट है, ठीक है। ये टैन कलर तो नहीं है, ठीक है, ये टैन कलर नहीं है, ये बिस्किट कलर जैसा है। तो टैन गैबर्डीन क्या होता है? गैबर्डीन होता है एक फैब्रिक, तो फैब्रिक से बना हुआ डार्क कलर का सूट पहन रखा था उसने, ठीक है, और एक स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी विद अ फैंसी बैंड। तो देखो ये रही स्ट्रॉ हैट, ठीक है, ये स्ट्रॉ से बनी हुई हैट होती है, ठीक है, और ये ऐसा फैंसी बैंड लगा हुआ था। एग्जैक्टली ऐसी पहनी होगी ये नहीं कह रहा हूं मैं, बट ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है। तो देखो ऐसी फैंसी बैंड लगी हुई थी चारों तरफ, और ये इस तरह की एक हैट पहन रखी थी, स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी उसने, ओके। एंड आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी एंड आई वाज़न्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। उस दिन मैं किसी चीज से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। सब अर्बन ट्रेन क्या होती है मयंक, मैं बता चुका हूं बेटा, जो शहर के, है ना, रिहायशी इलाके की तरफ जो ट्रेन जाती हैं, मतलब जहां रेजिडेंशियल एरियाज हैं, ठीक है, वहां जो ट्रेन जाती हैं वो होती है सब अर्बन ट्रेन, ठीक है। इज इट अ रियल स्टोरी और अ फिक्शन? इट इज अ फिक्शन अभिषेक, इट इज अ फिक्शन बेटा। दिस नरेटर इज अ फिक्शन राइटर, सस्पेंस स्टोरीज की महारत हासिल है इनको, ये सस्पेंस स्टोरीज लिखे। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century, ठीक है। 20th century जैसी ट्रेन्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, ये शायद प्रोफेशनल लोग ये ट्रेन लेते हैं, ठीक है। और फिर कहता है ये फर्स्ट लेवल पे है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फिर दूसरी नॉर्मल ट्रेन्स जो हैं वो आपको मिलती है, लोकल ट्रेन्स मिलती हैं आपको जब आप सेकंड लेवल पे पहुंचते हो। आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, यहां फ्लाइट का मतलब है सीरीज ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ियों की एक और कतार से वो नीचे उतरता है और सेकंड लेवल पे पहुंचता है जहां सब अर्बन ट्रेन्स मिलती है, ठीक है। डक्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे, है ना, गोल एक डोरवे था, एक दरवाजा था, ठीक है, जो कि ऊपर से यूं गोल था, ठीक है। तो वो डक्ड इनटू यानी नीचे झुक के उस दरवाजे के अंदर घुसता है, हेडिंग फॉर द सबवे, जो नीचे दूसरे लेवल के लिए जाता है, और फिर वो वहां खो जाता है। अब फिर उसको अलग ही रास्ते वहां से मिलते हैं। नाउ I've been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into यानी I always come across, I always find, है ना, उसको हमेशा क्या दिखता है, नए नए उसको क्या दिख रहे हैं, कॉरिडोर्स दिख रहे हैं, नए नए स्टेयर्स दिख रही हैं, नई सीढ़ियां, नए डोरवेज, नए कॉरिडोर्स दिखते हैं। पगला जाता है कि यार ये पता नहीं क्या स्टेशन है या पेड़ की जड़ें हैं, ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि वो स्लैंटिंग, देखो एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग, अब एक सीढ़ियों की कतार, है ना, नीचे की तरफ झुक रही है। स्लैंट का मतलब आपको पता ही होगा, स्लोप होती है, तो नीचे की तरफ झुकती हुई स्लैंट होती हुई एक, है ना, एक एंगल आता है जो नीचे की तरफ, है ना, स्टेयर्स ले जाता है, ठीक है, स्लैंटिंग डाउनवर्ड। एंड आई थॉट आई वाज रॉन्ग, लेकिन चलता रहा, एंड ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप्स। उस कॉरिडोर में उसको कोई आवाज नहीं सुनाई दी, सिर्फ उसी के पैरों की ठक ठक आवाज सुनाई दे रही थी, अकेला था। एंड आई डिडंट पास अ सोल, इसका मतलब आई डिडंट पास अ सोल यानी करीब से, अगल बगल से एक भी इंसान नहीं गुजरा। ही वॉज ऑल अलोन देयर, ओके, ऑल अलोन देयर। सर टाइम ओवर। संभव टीचर को यह मत बताया करो यार कि टाइम ओवर हो गया है, ओके। व्हाई डू यू एक्चुअली पॉइंट आउट कि सर टाइम ओवर हो गया? ये वो बच्चे करते हैं जो क्लास से बोर हो चुके हैं, है ना। So, अगर आप बोर हो चुके हैं, यू कैन लीव, यू हैव द ऑप्शंस। जिनको अभी ये थोड़ा सा समझना है वो समझेंगे, है ना। आपको अगर यू वांट टू लीव, यू कैन लीव, ओके। तो देखो आई डिडंट पास अ सोल का मतलब क्या हुआ? ही डिड नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल पर्सन, एक भी इंसान उसके अगल बगल से नहीं गुजरा था। अजीब सा, अलग सा, एक सुनसान सा वो कॉरिडोर था। एंड देन उसके बाद देन आई हर्ड द सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड का मतलब आगे, और आगे फिर उसको एक, है ना, लोगों के डिस्कशन की मर्मरिंग सुनाई दी, अलग ही आवाजें सुनाई देने लगी।
जो उसको सॉलिड नहीं लग रही थी कि मतलब वास्तव में कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको प्रॉपरली नहीं सुनाई दे रही थी, है ना, धीमे धीमे है ना आवाजें सुनाई दे रही थी उसको। और फिर वो जब आगे गया ओपन स्पेस में, तब उसको पता चला अच्छा वहां पे लोग हैं, और उसको लगता है मैं वापस सेकंड लेवल पे आ गया हूं। लेकिन वो सेकंड लेवल नहीं था, वो क्या था, वो थर्ड लेवल था। ही वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक और सीढ़ियों की कतार से नीचे उतरता है और थर्ड लेवल पे आ जाता है। एक बार के लिए उसको लगता है मैं वापस सेकंड लेवल पे आ गया हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इट इज टाइम। सो नेक्स्ट क्लास इज एट 6:45, प्लीज डू ज्वाइन इन। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बाकी है और बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है जो अपने को डिस्कस करने हैं, और एक मोटिवेशनल स्टोरी और शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू विवेक। ऑलराइट, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन 6:45 PM टू ज्वाइन, ओके। और आपकी जो बाकी डीपीपीज हैं वो बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएंगी, ओके। एंड टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। ऑलराइट, बाय बाय।